सांझ टीवी में आप सभी का स्वागत है। ये नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पठानकोट मामले में जांच के नाम पर पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश हुआ है। दोस्ती के नाम पर अब तक दगा देने वाले जिस पड़ोसी के घर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिनों मोहब्बत का पैगाम लेकर गए थे, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने आतंकी हमले के करीब 1 महीने बाद अब तक एक FIR तक दर्ज नहीं की, जबकि उसके आका नवाज शरीफ दुनिया भर में घूमकर इस और जांच पूरी होने का विज्ञापन देते फिर रहे हैं। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने बीते दिनों दावे से लौटते वक्त कहा था कि पठानकोट हमले की जांच पूरी हो गई है और जल्दी वह इस और जानकारी सार्वजनिक करने वाले हैं। बीती 12 जनवरी को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के कार्यालय ने भारत को एक शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें उसने मसूद अजहर की गिरफ्तारी के लिए और सबूतों की जरूरत बताई है। इस मामले में भारत की ओर से तमाम सबूतों के बावजूद अभी तक न तो मौलाना मसूद अजहर को हिरासत में लिया गया है और न ही गिरफ्तार किया गया है। यही नहीं, पाकिस्तान ने जांच के नाम पर जिन 3 लोगों को हिरासत में लिया है वे कौन है और क्या जानकारी हासिल हुई, इसको लेकर भी भारत के साथ कुछ साझा नहीं किया गया। हालांकि पाकिस्तान लगातार ये जरूर कह रहा है कि जांच अंतिम रूप में है और जो फोन नंबर सबूत के तौर पर भारत को दिए हैं वो फर्जी हैं। दिखावे के लिए पाकिस्तान ने 6 लोगों का जांच दल जरूर गठित कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी एवं अन्य पार्टी नेताओं ने नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख लिया है। कांग्रेस के नेताओं ने नेशनल हेराल्ड मामले में निचली अदालत द्वारा उन्हें तलब किए जाने के आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा जायज ठहराए जाने को शीर्ष अदालत में चुनौती भी दी है। इन सभी ने समन आदेश को निरस्त किए जाने का अनुरोध उच्च न्यायालय से किया था, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली थी। उच्च न्यायालय ने गांधी सहित पार्टी के 6 नेताओं को निचली अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया था। कांग्रेस नेताओं की ओर से अपील दायर किए जाने के बारे में जारी अटकलों को कल ही वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने ये कहते हुए साफ कर दिया था कि कांग्रेस नेता उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर कर रहे हैं और इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति हड़पने के लिए भ्रष्टाचार किए जाने का इन नेताओं पर आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के मेजा क्षेत्र में आज सुबह एक रेलवे ओवरब्रिज पर बम मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार बम स्क्वाड द्वारा भेजा रेलवे ओवरब्रिज पर विस्फोटक बरामद करके निष्क्रिय कर दिया गया। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि ये बम पटाखा बनाने के काम आने वाले विस्फोटक से तैयार किया गया था। इसके साथ मोटरसाइकिल की बैटरी और मोबाइल चार्जर की डिवाइस को भी जोड़ा गया था। बल्ला बाईपास पर गत्रा सड़क हादसे में श्री गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के लॉ विभाग के 2 विद्यार्थियों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गांव सखिया वाला रैया निवासी जसपाल सिंह 24 और गांव चौहान के आकाशदीप मंगलवार रात को वेरका बाईपास पर एक विवाह समारोह में भाग लेने के उपरांत वापस आ रहे थे। वेरका बल्ला बाईपास पर एक ट्रक वाले ने उनकी कार को ओवरटेक करने की कोशिश की। इस कारण ट्रक का अगला हिस्सा कार में लग गया। इसके चलते कार का संतुलन बिगड़ गया और कार डिवाइडर से टकराकर खेतों में पलट गई। इस हादसे में दोनों विद्यार्थी गंभीर घायल हो गए। रात होने के कारण किसी को इस हादसे का पता नहीं लगा और घायल विद्यार्थी सारी रात तड़पते रहे। इलाज न होने के कारण उनकी मौत हो गई। प्रातःकाल एक राहगीर ने हादसाग्रस्त कार देखकर पुलिस को जानकारी दी। कार में से मिले उनके यूनिवर्सिटी के शिनाख्ती कार्डों से उनकी पहचान हो सकी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कमल शर्मा ने मीडिया में चल रहे बयानबाजी को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए स्पष्ट किया कि गणतंत्र दिवस परेड में सिख रेजिमेंट को शामिल किया गया था। शर्मा ने कहा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह का राजनीतिक बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। वह खुद भी फौज से जुड़े रहे हैं। तथ्यों से वाकिफ है कि पंजाब भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि गणतंत्र दिवस परेड में मिक्स बैंड की झांकी में सिख लाइट रेजिमेंट सेंटर के जवानों ने हिस्सा लिया था और संविधान धुन बजाई थी। जवानों के कंधों पर अपनी रेजिमेंट के ब्राशर भी सुशोभित थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सेना की पृष्ठभूमि होने के बावजूद कैप्टन अमरिंदर सिंह सेना के नियमों को नहीं जानते। गणतंत्र दिवस परेड में रेजिमेंटों को शामिल करने की बारी रोस्टर से आती है। एक रेजिमेंट 2 से 3 साल बाद गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बनती है।
उन्होंने कहा कि प्रणाली नई नहीं बल्कि पहले से चली आ रही है। इसी वजह से 2009 और 2012 में जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, तब भी पंजाब रेजिमेंट, सिख टेरिटोरियल आर्मी, सिख लाइट टेरिटोरियल आर्मी, सिख लाइट रेजिमेंट को गणतंत्र दिवस में शामिल नहीं किया गया था। भाजपा अध्यक्ष कमल शर्मा ने कहा कि सिख रेजिमेंट भारत का गौरव और भारतीय सेना की सशक्त रेजिमेंट है। इस प्रशासनिक मुद्दे पर राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में सरकार ने प्रदेश में सस्ते मकान बनाने के लिए दीनदयाल आवास योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत गरीब लोगों को सस्ते रेट में करीब 1 लाख मकान बनाने की योजना सरकार ने तैयार की है। हालांकि इन मकानों का निर्माण निजी बिल्डर करेंगे। इसके साथ ही कैबिनेट CLU देने के लिए नई इंटीग्रेटेड लाइसेंसिंग पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा कैबिनेट में स्पोर्ट्स एंड फिजिकल फिटनेस ऑफ अथॉरिटी हरियाणा के गठन पर भी मोहर लगा दी गई है। मंत्रिमंडल ने गुड़गांव जिले में 4 और फरीदाबाद में 2 सब तहसील बनाने की भी मंजूरी दे दी है। आज की कैबिनेट मीटिंग में हम लोगों ने कुछ विषय जो तय किए हैं, निर्णय लिए हैं। उसमें एक बड़ा विषय है कि आम जनता के लिए, गरीब जनता के लिए आवास व्यवस्था ये सबको मिले, इसलिए हमने दीनदयाल जन आवास योजना ये लागू की है। और इस दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम ये हम लेकर के आए हैं, जिसके अंतर्गत जो लो पोटेंशियल और मीडियम पोटेंशियल जो इलाके भी हैं उनमें भी, और जो हाई पोटेंशियल और एक प्रकार से क्या कहेंगे हाइपर पोटेंशियल गुड़गांव जैसे शहरों में भी अफोर्डेबल हाउसिंग की नई स्कीमें लेकर के आए हैं, जिसके अंदर उनको सस्ते मकान मिलें। प्रेमलाल मिड्डा नाम के एक बिल्डर पर पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा के कुछ लोगों ने फ्लैट के लिए बैंक लोन दिलवाने के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए हैं। आरोप है कि प्रेमलाल मिड्डा ने बैंक अधिकारियों से मिलीभगत कर इन लोगों के 10-10 लाख के लोन पास करवाकर लोन की रकम खुद हड़प ली, जबकि इन्हें लोन मिलने की जानकारी नहीं दी गई। फिलहाल इन लोगों को ऋण वसूली के नोटिस आ रहे हैं। चंडीगढ़ स्थित प्रेस क्लब में पत्रकारों से रूबरू हुए धोखाधड़ी के शिकार लोगों ने बताया कि कुछ वर्ष पहले प्रेमलाल मिड्डा नाम के व्यक्ति ने उन्हें डेरा बस्सी में मकान देने के नाम पर 10-10 लाख के लोन करवाने की बात कही थी, जिसके बाद प्रेमलाल मिड्डा ने बैंक कर्मियों से मिलीभगत कर खुद ग्रांटेड बन उनके नाम से बैंक से लोन ले लिए, लेकिन उनकी जानकारी लोगों को नहीं दी। फिलहाल इन लोगों को लोन वसूली के नोटिस आ रहे हैं, जबकि लोगों का आरोप है कि न तो उन्हें लोन मिला और न ही मकान। धोखाधड़ी का शिकार लोगों ने आरोप लगाया है। करोड़ों की इस ठगी में प्रेमलाल मिड्डा के साथ स्टेट बैंक के कुछ कर्मी भी मिले हुए हैं, जिनकी शिकायत उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस को देकर आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग भी की है। ये बेसिकली एक बिल्डर है यूटी बिल्डर के नाम से, जिसका नाम PN मिड्डा है, प्रेमलाल मिड्डा। तो बेसिकली इसके खिलाफ पहले भी कंप्लेंट्स पेंडिंग थी, पहले भी ये भगौड़ा हुआ था, तो पुलिस के केस पर्चे दर्ज हुए हुए थे। इसने क्या किया, इसने कुछ एम्प्लॉइज़ को चंडीगढ़ में उनके ऑफिस में गया, जाके उनसे लोन एग्रीमेंट वगैरह साइन करवाया। उनको कहा कि मैं आपको EWS फ्लैट्स दूंगा डेरा बस्सी में। नो डाउट इनको लैंड दिखाई गई कि ये ज़मीन है, इसकी 14 लाख रुपए कॉस्ट है, तो इसमें से 4 लाख आपको बाद में देने पड़ेंगे, 10 लाख का मैं आपको बैंक लोन प्रोवाइड करूँगा विदाउट पेइंग एनी सिंगल पेनी। तो उसमें क्या हुआ, इन्होंने वो एग्रीमेंट साइन कर दिए। उसके बाद 1.5, 2, 3 साल तक उसके कॉन्टैक्ट में रहे। 1.5 साल तक बोला, 1.5 साल तक बोला कि बताओ जी कि हमारा बैंक लोन हुआ कि नहीं हुआ, प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा। दैन उसकी रिप्लाई थी जी आपका बैंक लोन पेंडिंग है, अभी आपका बैंक लोन नहीं हुआ। उसने उस टाइम तक कुछ नहीं बताया कि बैंक लोन वो चंडीगढ़ से करवा रहा है, पंचकूला से करवा रहा है, कहीं और से करवा रहा है। तो 3.5-4 साल के बाद इनके बाद डायरेक्टली DRT से नोटिस आता है, डेप्थ रिकवरी ट्रिब्यूनल जो कोर्ट है, वहाँ बैंक केस डालता है, जिसमें फर्स्ट पार्टी इनको बनाता है इंडिविजुअली, सेकंड पार्टी PN मिड्डा। इसमें हैरानी की बात यह है कि एक बिल्डर सभी केसों में गारंटर बना हुआ है, बॉरोवर भी वही है, गारंटर भी वही है। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई बिल्डर किसी क्लाइंट की लाइबिलिटी अपने ऊपर ले। कभी बैंक लोन करता है तो हर किसी को अपनी लाइबिलिटी खुद लेनी पड़ती है, सिर्फ
उनके लीगल जो वाले जो होते हैं बैंक वाले, वो उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के उसको कवर करते हैं। तो इंडिविजुअल कस्टमर जाता है, जाके अपना गारंटर प्रोवाइड करता है बैंक को, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करता है। इसमें स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेक्टर 20 से, जो हमें DRT की नोटिस से ही पता चला कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेक्टर 20 से की ब्रांच से लोन हुए हैं। और जो हमारी नॉलेज में बात आई है कि लोन हमारे डॉक्यूमेंट साइन होने के 1 महीने के अंदर अंदर विदिन 15 डेज डिलीवर हो गए हैं। तो उसमें हमारा कोई गारंटी का डॉक्यूमेंट नहीं है, हमारा कोई उसमें कोई रजिस्ट्री या कोई और चीज़ नहीं है, अब हमारा अपना कोई गारंटर नहीं है। इवन कि हमें जो पता चला कि शायद उस बैंक के एम्प्लॉई को भी बैंक ने टर्मिनेट कर दिया है इन केसों में। उन 92 में से जो हमें पता चला है, उसमें से 67 केसेस की हमारी DRT के नोटिस हैं। ये नोटिस हमारे पास DRT के हैं, जो 67 लोगों को गए हुए हैं। सब में गारंटर PN मिड्डा है, प्रेमलाल मिड्डा है। तो ये कैसे हो गया कि एक ही बिल्डर, वही बोरोवर है, वही गारंटर है। सेकेंडली, बैंक की जो हमें बाद में पता चला, ये केस बाद में बैंक ने दे दिया RCL को। RCL ने वो केस परचेज कर लिया। वो आके इनके पास आए, आके उन्होंने कहा जी आपकी रिकवरी पेंडिंग है। तो इनका ये कहना था जी रिकवरी पेंडिंग है, हमारा डॉक्यूमेंट कौन सा लगा है जिसके बिहाफ पे हम आप रिकवरी की बात कर रहे हो, और हमने लोन कब लिया है जिसके बिहाफ पे रिकवरी की बात कर रहे हो। रीज़न क्या था जो घग्गर पर बन रहे बांध के विरोध में 86 गांवों के किसानों ने किया प्रदर्शन। पूर्व मंत्री की बेटी अनु रंधावा व सिंचाई विभाग के बीच बचाव का रास्ता निकालते हुए किसानों व पुलिस के संभावित संघर्ष को टाला। सुझाव पर विचार के लिए किसान करेंगे 8 फरवरी को मीटिंग तक बांध का काम बंद रहेगा। घग्गर पर बन रहे बांध के विरोध में बांध के पास 88 गांव के किसान ने प्रदर्शन किया। किसी अप्रिय घटना के डर के चलते SDM डेराबस्सी, थाना प्रभारी जीरकपुर व डेराबस्सी अपने पुराने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। एक समय तो किसान और पुलिस बल आमने सामने आ गए, परंतु मौके पर पहुंची पूर्व मंत्री की बेटी अनु रंधावा व सिंचाई विभाग के एक्सियन इरिंदर सिंह वालिया SC चीफ के बीच बचाव का रास्ता निकालने में बड़ा संघर्ष टल गया। किसानों को सुझाए नए फार्मूले में 88 गांव को महीने के 20 दिन पूरा पानी और बाकी के 10 दिन 100 क्यूसेक पानी मिलेगा। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 88 ਕੇ 88 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਓ, ਚਾਹੇ ਘੱਗਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਲਾਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਲਾਓ। ਹਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਭੋਰੇ ਲੱਗਣ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪੜੇ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਘੱਗਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 88 ਪਿੰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ SC ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘੱਗਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਗੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ 20 ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਅਸੀਂ 100 ਕਿਊਬਿਕ ਪਾਣੀ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘੱਗਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। हरियाणा और ऑस्ट्रेलिया कनाडा के प्रांत सिस्टर स्टेट के रूप में साझा लक्ष्य को लेकर काम करेंगे। इसके लिए दोनों राज्यों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और आपसी हित के मामलों पर समय पर और प्रभावी संचार के लिए उनकी तरफ से नोडल एजेंसियों को नामित करने का फैसला भी किया। हरियाणा ने आज ऑस्ट्रेलिया प्रांत के साथ समझौते के एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और आगे बढ़ाने के लिए और आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए सतत वार्ता और सहयोग और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को प्रोत्साहित करने पर भी सहमति जताई। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश के चिकित्सकों को अल्ट्रासाउंड हेतु फॉर्म एक जल्द ही ऑनलाइन उपलब्ध करवाया जाएगा। इससे प्रदेश में लिंगानुपात को सुधारने और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने में सहायता मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री चंडीगढ़ में PNDT एक्ट की 12वीं राज्य स्तरीय सुपरवाइजरी बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक के दौरान प्रसव पूर्व निदान प्रक्रिया पर विभाग द्वारा किए गए क्रियाकलापों की जानकारी भी दी गई। प्रदेश की जनता की यात्रा और भी सुलभ हो सके, इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु को पत्र लिखा। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रेल मंत्री से कुरुक्षेत्र मथुरा नई शताब्दी ट्रेन चलाने की मांग की, तो वहीं चंडीगढ़ से अजमेर के बीच चलने वाली गरीब रथ रेलगाड़ी को सप्ताह में 3 दिन के बजाय प्रतिदिन चलाने की भी मांग की।
देश के अंदर टोल प्लाजा पर अक्सर ही तोड़फोड़ की वारदातों में विस्तार होता जा रहा है, परंतु सरकार की तरफ से कोई भी सख्त कानून न बनाने के कारण हर कोई टोल प्लाजा पर धावा बोल देता है। इस तरह की घटना घटी नाभा ब्लॉक की सब तहसील भादसों में, जहां सरकारी टोल प्लाजा टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड चहल में टिवाना बस सर्विस की तरफ से गलत साइड बस को लेकर मामला इतना गर्मा गया कि टिवाना बस वालों की तरफ से सरेआम पुलिस की मौजूदगी में टोल प्लाजा पर जमकर तोड़फोड़ की गई। ऐसा माहौल देखकर टोल प्लाजा के मुलाजिमों ने दरवाजा बंद करके अपनी जान बचाई। आपको बता दें कि इस तोड़फोड़ से टोल प्लाजा वालों का तकरीबन 20 लाख का नुकसान हुआ। कंपनी का गाड़ी PB11A 9296 नंबर है, जो हमेशा आती जाती है। वो उस दिन मेरे 4 पर ड्यूटी था और 10 बज के कुछ मिनट पर यहाँ पर आया। रॉन्ग साइड से इधर से एक ट्रैक्टर खड़ा था, हम लोग साइड से ट्रैक्टर आके खड़ा था, उसको हम निकाल रहे थे ट्रैक्टर को। उधर से आकर बोल रहा है ड्राइवर की नहीं पर हमको इधर से जाने दो, उधर जाम लगा हुआ है, जबकि लाइन उतना जाम नहीं था, नॉर्मल जो चल रहा था। उसके बाद ट्रैक्टर को पीछे करा दिया वो लोग। उसके बाद आके हमसे गाली गलौज भी किया, धमकी दिया कि हम मारपीट करेंगे, देख लेंगे क्या होगा। उसके बाद डंडा बैरियर जो है, बिना बैरियर पर्ची निकले हुए डंडा खड़ा नहीं होता हम लोग का। उसके बाद आके डंडा को खोल दिया वो लोग, डंडा उतर के ड्राइवर कंडक्टर जो भी था डंडा को तोड़ के बैक साइड से गाड़ी लेके चला गया। नहीं, हम लोग तो हाथापाई कुछ नहीं, कैमरा में भी आप चेक करके देख सकते हैं, हम लोग हाथापाई कुछ नहीं किए। जब 1 बज के कुछ मिनट पर दोबारा जब गाड़ी उधर से खन्ना अमलो साइड से आ रही थी, उसके बाद वो लोग का 3-4 आदमी साथ में था, वो लोग आने के बाद हाथापाई हम लोग के साथ किया है, क्योंकि पैसा नहीं देंगे। उस जाते समय पैसा नहीं दिया, कुछ पर्ची नहीं लिया, डंडा तोड़ के भाग गया। मेरे पास आया, बोला डंडा खड़ा कीजिए, हम लोग पैसा दीजिए, पर्ची कटेगा, उसके बाद डंडा खड़ा होता है। डंडा खड़ा नहीं होता, ऐसे बिना फिनिशिंग किए मशीन निकलता है। रॉन्ग साइड से आया, रॉन्ग साइड से आने के बाद मेरे पास ट्रैक्टर खड़ा था इधर से हम लोग साइड से, उसको लोग बैक करा दिया, बोला मेरा गाड़ी निकाल दो। हम बोले कि गाड़ी जब तक इधर का गाड़ी निकलेगा, ये रॉन्ग साइड से आप 1 नंबर या 2 नंबर से जाइए। वैसा सिस्टम नहीं है कि हम डंडा उठा दें, डंडा उठाने के बाद पर्ची कटेगा, पैसा कौन भरेगा। ऐसा पहले भी हो चुका है मेरे साथ, गाड़ी भाग गया, 1-2 को पैसा नहीं दिया, फोकट से हमको भरना पड़ा है। इसके चलते हम डंडा नहीं उठाए। ड्राइवर आके गाली गलौज किया, ड्राइवर कंडक्टर दोनों गाली गलौज आके किया, काउंटर पर खड़ा होकर। दूसरे गाड़ी का एक और गाड़ी यहाँ पर आया 3 नंबर पर, वो भी मेरे साथ बोला नहीं कर दो। हम बोले कि ये सिस्टम नहीं है, पैसा उसके बाद पर्ची कटेगा, पैसा मेरे काउंटर पर आना चाहिए तब पर्ची हम काटेंगे। पैसा नहीं दिया, उसके बाद पीछे गया, गाड़ी को ट्रैक्टर को आगे हटा के पीछे से आके डंडा खोल के वो लोग रॉन्ग साइड से गाड़ी निकाल के लेके चला गया। आगे से भी ऐसे ही करते हैं? हाँ, 1-2 बार पहले भी किया है लोग, डंडा तोड़ के भाग गया। तिवाना का पहले भी 2-3 साल पहले भी हम लोग कंप्लेन किए थे, वो मुआवजा दिया था, आज भी वही करता है, हमेशा लोग का आदत बना हुआ है। हम गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि सुरक्षा हम लोग को यहाँ पर दिया जाए। गवर्नमेंट का टोल है, क्या कि हम लोग बाहर से आए हैं, सर्विस करने आए हैं, इसके चलते सुरक्षा रहेगा तो हम लोग सर्विस करने आए बाहर से कर सकते हैं। 30 लाख रुपए के लिए मासी के बेटे की गला घोंटकर हत्या कर लाश को डीजल डालकर जलाकर खुद ब खुद करने के प्रयास के आरोप में जिला पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया है। वहीं मृतक की लाश गुरदासपुर पुलिस को 10 जनवरी को मिली थी और लाश को एक नहर की पटरी पर उगे सरकंडों में कुत्ते नौच रहे थे। अजली लाश के गले से लेकर पांव तक मांस कुत्तों ने नौच डाला था। वहीं करीब 20 दिनों के बाद मृतक की पहचान हो पाई है। पुलिस जिला गुरदासपुर की तरफ से अजली लाश मिलने पर गंभीरता से जांच के बाद सामने आया कि अजली लाश राजेंद्र सिंह निवासी गांव छीना रेलवाला गुरदासपुर की है और वह 6 जनवरी से घर से लापता था। जांच में ये भी सामने आया है कि काफी समय पहले राजेंद्र सिंह ने अपनी जमीन बेचकर अपनी बहन और जीजा को टीचर की नौकरी दिलवाने के लिए मासी के बेटे हरदयाल सिंह निवासी जफरवाला को 30 लाख रुपए दिए थे। काफी समय बीतने के बाद भी जब उसने उसकी बहन और जीजा को नौकरी पर नहीं लगाया तो राजेंद्र उनसे पैसे वापस मांगने गया। उधर हरदयाल सिंह उनके पैसे से जमीन खरीद चुका था, जिसके चलते वे पैसे लौटाने में टालमोल करने लगा और अब पैसे न देने पड़े। इस बात का मन बनाए गुरदयाल ने अपने 2 और साथियों सुरजीत सिंह और तरुण कुमार के साथ मिलकर राजेंद्र सिंह के बेरहमी से कत्ल कर दिया। सर मैं तो 30 लाख रुपया लिया नौकरी वास्ते देने वास्ते उन्होंने, तो मैं मतलब अपनी भूआ को गया उतों सद्या तो उन्होंने दारू पियाई धारीवाल, फिर नहर से पई तुर जाके तो फिर सर नहर से खड़के मारता। सारे साढ़े को गलती हो गई सर, सोच कोई नहीं, शराब पीती के नाल होया सर सब कुछ। किन्ने जने होर नाल?
2 ਜਾਣੇ ਸਰ। ਇਹ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਜੀ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਰਕੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਅੱਧੀ ਸੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। SHO ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਰਸ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਰੇਲਵਾਲਾ ਸ਼ੀਨਾ ਥਾਣਾ ਘੁੰਮਣ ਕਲਾਂ ਹੋਈ। ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਪਣੀ ਸਗੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਫਰਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਭਣੋਈਏ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਈ ਕਿ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਖੁਦ हैंडीकैप्ड है। हॉकी टीम के कप्तान सरदार सिंह पर उनकी महिला मित्र द्वारा शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने और गर्भपात करवाने के गंभीर आरोप के बाद सरदार सिंह ने चंडीगढ़ सेक्टर 42 के हॉकी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सरदार सिंह ने खुद पर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम दोनों केवल अच्छे दोस्त थे। उन्होंने कहा कि मैं अपनी मर्यादा को समझता हूं। सरदार सिंह ने कहा कि उनकी दोस्ती फेसबुक से हुई थी। सरदार सिंह ने कहा कि उनके मित्र ही 2-3 सालों से उनका ट्विटर अकाउंट चला रही थी और उन्होंने खुद ही शादी के बाद ट्विटर अकाउंट पर लिखी थी, जिसके बारे में उन्होंने अपनी कोच और हॉकी टीम को अवगत करवा दिया था। सरदार सिंह ने ये भी कहा कि जैसे ही उनके पास कंप्लेंट की कॉपी आती है इस पर लीगल कार्रवाई भी करेंगे। घर पे गए थे वो, हाँ जी, और उसके बाद मैं कहूँगा कि लंदन ओलंपिक में हम फेसबुक के थ्रू मिले थे, फिर उसके बाद हम मिले भी हैं, अच्छे फ्रेंड्स थे, ठीक है। बट जो उन्होंने मेरे ख्याल से एलिगेशन लगाए हैं, जिस तरीके से उन्होंने जो ये वर्ड्स यूज़ किए हैं, मेरे ख्याल से हमारे कल्चर में अभी मैं भी डिटेल्स तक जा सकता हूँ, बट नहीं, आई स्टिल रिस्पेक्ट हर, मैं सभी की रिस्पेक्ट करता हूँ। उसके बाद जो आई नो माई लिमिट्स, तो मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कितने यंगस्टर्स हैं जो हमें वॉच करते हैं, तो मेरे को अपने ऊपर बिलीव है, ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी जो जैसे मैंने पहले बोला कि जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी फिर उसके मुताबिक हम देखेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। देखिए, मेरे जितने सोशल साइट्स थे पिछले मैं छोटी सी आपको बात बताता हूँ, क्योंकि ज़्यादा अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी 5 बजे गेम भी है। और लास्ट टाइम मैं स्पेन में खेल रहा था, ठीक है जी, और मेरी ईमेल्स वगैरह उनके पास थे, उनके थ्रू मेरे ख्याल से पहले मेरे फ्रेंड यूज़ करते थे, फिर उसके बाद उन्होंने उनसे सारे पासवर्ड वगैरह लेके और उन्होंने ट्वीट करके और फिर दोबारा अपने से रीट्वीट कर देते थे, है ना। मेरे पास वो कुछ नहीं है, आप वो देख सकते हैं आने वाले टाइम में जो भी होगा, है ना, कहाँ से वो रीट्वीट हुए हैं, कौन यूज़ कर रहा है। तो उन्होंने अपने आप ही वो डाला था कि जल्दी हम शादी करवा रहे हैं। उस टाइम हम स्पेन में खेल रहे थे, तो इवन मैंने जितने मेरे कोचेज़ हैं हॉकी इंडिया, सभी को मैंने इन्फॉर्म किया था जो है। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने अमृतसर में चल रहे प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त की और अधिकारियों को कहा कि गुरुनगरी में चल रहे काम को जल्द खत्म किया जाए, शहर वालों को इनका लाभ प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि अमृतसर को सुंदर बनाने के लिए और भी प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं। दुनिया भर में अपनी सभ्यता और संस्कृति की दुहाई देने वाले हिंदुस्तान में अफ्रीकी महिला छात्रा की पिटाई और सरे रहा उसके कपड़े उतरवाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है।
मामले में तर्जनी मूल के ही एक अन्य छात्र का बयान आया है, जो हम भारतीयों की इस कारस्तानी की शर्मनाक कहानी बयान करता है। छात्र का कहना है कि भीड़ ने लड़की को 20 मिनट तक दौड़ाकर पीटा, कपड़े उतरवाए और जब वह उसे बचाने पहुंचा तो उसकी भी पिटाई कर दी गई। अंग्रेजी अखबार द हिंदू में छपी खबर के मुताबिक तंजानिया के छात्र पीटर ने रविवार शाम इस वारदात को याद करते हुए कहा कि भीड़ बहुत उग्र थी। वे लोग उस असहाय लड़की का 20 मिनट तक पीछा करते रहे। वे दौड़ रही थी और मदद के लिए चीख रही थी। भीड़ में लोगों ने उसे खूब पीटा, उसके कपड़े फाड़ डाले, उसे लगभग नंगा कर दिया। जब मैंने उसे बचाने की कोशिश की तो मैं भी भीड़ के निशाने पर आ गया। उन्होंने मुझे भी दौड़ाया और पिटाई की। आचार्य इंस्टीट्यूट से पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई कर रहे इस छात्र ने बताया कि वह अपने कजिन के घर गया था। जब उसे पता चला कि भीड़ अफ्रीकी छात्र की पिटाई कर रही है तो वह घटना स्थल पर पहुंचा। आपको बता दें कि घटना बेंगलुरु में रविवार को उस समय हुई जब कुछ लोग एक विदेशी छात्रा की कार के नीचे आने से एक महिला की मौत को लेकर नाराज थे। उन्होंने पहले कार चला रहे एक दूसरी विदेशी छात्र की पिटाई की और उसकी कार को आग लगा दी। इसी दौरान उन्होंने वहां से गुजरने वाली 24 साल की मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही तंजानिया की छात्रा से भीड़ ने बदसलूकी की और उसके कपड़े फाड़ दिए। इस छात्र ने बताया कि मैंने उस लड़की को बचाने की कोशिश की, हम वहां से भागे, भीड़ ने उसके कपड़े भी फाड़ दिए। मैंने उसे अपनी शर्ट देनी चाही, लेकिन लोगों ने मुझे ऐसा करने से रोका और फिर मेरी भी पिटाई कर दी। छात्र ने बताया कि स्थानीय नागरिक ने लड़की को अपनी टी शर्ट दी और भीड़ ने उसे भी पीटा। Everybody is entitled to his own assessment of the situation. What I'm saying is my own assessment. That is a mix. There is an element of mob justice, but there is an element of racism. Because if we are in the spot of the accident, someone passes beyond that point, and you are sure he was or she was not here, why should you go towards her and attack her? It's because she's black. She's not, she's black like the one who has caused the accident. And if it's not a racist attack, why did they continue to threaten the students even beyond the accident spot? Because they were threatening them for the last 2 days that some gangs were roaming around the college that if you come out, we beat you. What is that now? जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद ने पठानकोट जैसे और हमलों की चेतावनी दी है। 2008 के मुंबई हमले के मास्टरमाइंड ने कहा है कि भारत को पठानकोट जैसे दर्द अभी और मिलते रहेंगे। पीओके में एक रैली को संबोधित करते हुए सईद ने कहा है कि 8 लाख से ज्यादा फौजी कश्मीर में जनसंहार को अंजाम दे रहे हैं। रैली के दौरान भारत के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। हाफिज सईद उन आतंकवादियों में से एक हैं जिन पर अमेरिका $1 करोड़ के इनाम की घोषणा कर चुका है। वह 2008 में हुए मुंबई धमाकों का मास्टरमाइंड है। इस हमले में 166 लोगों की मौत हुई थी। आपको बता दें कि हाफिज सईद अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आतंकवादी है। ये एक चिंता की बात है। इस तरह के लोग आजाद रहकर अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। वहीं पठानकोट आतंकवादी हमले में जांच में कोई प्रगति नहीं होने के चलते पाकिस्तान इस सिलसिले में भारत से और सबूत मांगने की योजना भी बना रहा है।